डियर स्टूडेंट्स, AHNV ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट में पहला लेसन सेट थियरी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग जो वीडियो यहाँ से भेज रहे हैं उसको जो लिंक जा रहा है, लिंक जो जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप ऊपर का जो वीडियो है, जो फिगर दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके ओपन न करें, क्योंकि उसमें वीडियो आपकी क्लिक नहीं आएगी। नीचे का जो लिंक दे रहा है, लिंक को क्लिक करेंगे तो वह आपको YouTube पर वो वीडियो चलने लगेगी। उसको आप लोग जिस तरह से देखना हो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 11th का जो मैथ में सेट थियरी समुच्चय सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करें बच्चों। तो हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत अर्थात सेट थियरी हम लोग पढ़ेंगे। यह है लेसन 1। लेसन 1 ये जो एनसीईआरटी की बुक में, यह जो मैथ्स में जो लेसन 1 है, समुच्चय सिद्धांत से शुरू किए हैं और समुच्चय सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत में हम लोग इसके कंसेप्ट की बात करेंगे बच्चों। इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, इसकी संकल्पना जो है उस पर बात करेंगे। तो बच्चों, जो हिंदी का वर्ड है समुच्चय, यह इसको इंग्लिश में हम लोग सेट कहते हैं, और सेट को हम लोग सभी लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि जाइए मार्केट से एक सेट कपड़ा लेते आइए, या एक सेट कोई टी सेट होता है, ऐसे तमाम किस्म के अलग अलग सेट होते हैं। जैसे आपको 11th क्लास में जो बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, वह 11th क्लास के बच्चों का भी एक सेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत से सेट आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। जैसे वो एक सप्ताह में दिनों का समुच्चय एक सेट बना सकते हैं, या एक वर्ष में जो माह होता, महीना होता, मंथ होता, उसका भी सेट होगा, या हम लोग पूरे संसार में जितने देश हैं उन पर हम लोग एक सेट बना सकते हैं। एक देश के अंदर कितने प्रदेश हैं उस पर सेट बना सकते हैं। नदी पर्वत जितने सब हैं सबका अलग अलग हम लोग सेट बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सेट पर, यह आपको उस पर सेट के बारे में पता चल गया। अब हम लोग इसके नोटेशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेट के नोटेशन की बात करते हैं हम लोग संकेतन की बात करेंगे। बेटा, संकेत, इसका संकेतन कैसे होता है। नोटेशन जो इसका होगा। अब यहां पर बच्चों यह मामला है कि कोई सेट अगर हो गया तो उस सेट को हम लोग कैसे लिखा जाए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, और इसके अलावा जो सेट थियरी के अलावा भी बहुत से ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जिसमें इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, उपयोग होता है बच्चों। इसलिए सेट बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत कोई कठिन नहीं है बेटा। हम एक एक हेडिंग आपको एक्सप्लेन करके बताते जाएंगे, बस आप लोग धैर्य से इसको पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, तो संकेतन में जो कहता है क्या
कि जो सेट है, जो अवयव हैं उसको एक सेट जो बना रहे हैं, उस सेट को हम लोग कैसे नोटेशन करेंगे, कैसे उसका संकेतन करेंगे। तो उसमें कहता है कि एक मझले कोष्ठक के अंदर इसको बंद कर दिया जाता है ना। इसका जो नोटेशन होता है, जो संकेतन होता है कि इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं और एलिमेंट लिखने के बाद माने दो एलिमेंट के बीच में कामा लगा करके और उसको एक मझले कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको बंद कर देते हैं। तो इनका यह नोटेशन इस प्रकार से किया जाता है। जैसे में आप लोग देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं, अब इसमें जो होता है एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि ABC, तो ABC जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षर हैं और इन 3 अक्षरों को मैंने लिखा और 2 अक्षरों के बीच में हमने कामा लगा करके यह कर्ली ब्रैकेट यानी मझले कोष्ठक, मझोले जो ब्रैकेट है, कोष्ठक है, उसके द्वारा हम इसको बंद कर दिए। और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर कोई भी ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर है बच्चों, उन 26 अक्षरों में से किसी भी अक्षर को यहां लिख करके इसको आप नोटेशन यानी कि संकेत कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि प्रायः इसमें देखा जाता है, प्रायः इसमें क्या होता है कि ये जो अवयव होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिए जाएंगे और जिसको सेट से जिससे प्रदर्शित करेंगे वह कैपिटल होगा। जैसे इसका मतलब यह समझ लीजिए बच्चों, जैसे एक घर में एक परिवार मान लीजिए है, एक घर में एक परिवार जो है, परिवार में बहुत से सदस्य होंगे, तो वह जो सदस्य हैं जैसे बच्चे हो गए, वह छोटे छोटे जो भी हैं उनके घर के सदस्य हैं, तो उस घर के सदस्य जितने हैं उस परिवार का कोई न कोई एक मुखिया होगा। तो मुखिया एक तरह से मान के चलिए कि हेड माना जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यह सदस्य हो गए और यह जो सदस्य है, जैसे अगर कहा जाए कि अगर कोई अपरिचित आदमी किसी गांव में जब जाता है बच्चों, तो वह पूछता है कि माने किसी का नाम लेकर के पूछता है कि इनका घर कौन है, तो अक्सर करके प्रायः उस घर के मुखिया का नाम लिया जाता है कि नहीं बच्चों। तो उस घर के मुखिया के नाम से उस घर को चिन्हित किया जाता है यानी पूछा जाता है। तो वही सेम यहाँ पर है, यह जो है घर के सदस्य हैं और इन सदस्यों को मिला करके यह इसका मुखिया को यहाँ पर लिख दिया गया, मानी किसका परिवार है यह पता चल गया। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होता है, तो यह जो हो गया संकेतन हो गया। अब अवयव की बात, इसमें संकेतन में देखिए एक चीज और देख लीजिए बेटा, जैसे मैं इसके अंदर मैं बहुत से अक्षर लिखूं या मैं संख्या भी लिख सकता हूं, जैसे 1 2 3 मैंने लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, तो यह भी एक संख्या है। तो 1 2 3 इसको हम मान लीजिए 20 से हमने प्रदर्शित कर दिया, तो यह जो है समुच्चय का संकेतन हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम तो लिखेंगे समुच्चय के अवयव की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट या समुच्चय के अवयव। तो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लेता हूं कि एक कोई मैंने सेट लिया बच्चों, या एक सेट ए लिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया AEIOU, समझ कर लीजिए, है ना। तो अब इसमें क्या है कि यह AEIOU जो है बच्चों, वह जो है उस सेट के एलिमेंट होंगे
यह जो है सेट के एलिमेंट है, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू जो है यह सब अवयव है बच्चों। ये क्या है? अवयव है, एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इसमें जो अवयव है, अब इसमें देखिए, अगर मैं कहूं कि समुच्चय ए का या स्मॉल ए अवयव है ना बच्चों। ई अगर मैं कहूं तो ई भी अवयव है किसका? समुच्चय ए का। आई भी अवयव है किसका? समुच्चय ए का। ओ भी अवयव है समुच्चय ए का। यू भी अवयव है समुच्चय ए का। तो जो मैं यहां से लिखूं कि ए अवयव है समुच्चय ए का। ए अवयव है समुच्चय ए का। तो जो इसको हम लोग ने ए अवयव लिखा समुच्चय ए का बच्चों, उसको हम लोग मैथमेटिकल भाषा में शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे कि यहां ए लिखेंगे और बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, है ना। बिलोंग्स टू का मतलब जैसे बिलोंग करना है ना। जैसे होता है ना कि कोई बाहर कहीं महाराष्ट्र में है तो कोई उससे पूछे कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, वो बताएगा कि हम मऊ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो वही आपको है कि ए जो है बिलोंग कर रहा, कहां से कर रहा है? ए सेट से कर रहा है, ठीक है बच्चों। इस तरह से मैं अगर लिखूं कि ई अवयव है, ई अवयव है समुच्चय ए का, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू ए लिखेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम लोग यहां पर हम लोग, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है। अब मैं यहां से ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा अगर कोई एक ऐसा अक्षर, जैसे मान लीजिए बी लिखता हूं, तो हम लिखेंगे कि बी जो है इसमें जो एलिमेंट सेट ए का अवयव नहीं है बच्चों। तो हम लोग जो हिंदी में इसको लिखें, जो उस अर्थ इसको लिखें कि बी अवयव नहीं है, बी अवयव नहीं है किसका? समुच्चय ए का। बी अवयव नहीं है समुच्चय ए का। सही बात है कि बी जो है इसमें अवयव नहीं है समुच्चय ए का। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि बी नॉट बिलोंग्स टू ए। उसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे बी नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। अगला अगर हम लोग देखें, इसमें से भी हम लोग एक शब्द और लिख सकते हैं, जैसे बच्चों, जैसे मैं यहां से लिखूं कि ओ अवयव नहीं है। यहां पर है, ओ अवयव है मगर ए का है। अगर मैं लिखूं कि ओ अवयव नहीं है समुच्चय बी का, समुच्चय बी का, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि ओ नॉट बिलोंग्स टू बी, है कि नहीं बच्चों। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस समुच्चय के अवयव की बात अगर करें तो होता क्या कि किसी सेट को हम लोग जैसे लिखेंगे तो दो अवयवों के बीच में हम लोग कामा लगाते हैं। अगर कामा आपने नहीं लगाया बच्चों, जैसे इसमें अगर मैं कहूं कि इस समुच्चय ए के अवयव की संख्या कितनी है, अगर मैं आपसे कहूं कि समुच्चय ए में अवयव की संख्या अगर हम लोग देखें तो कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5। तो यहां पर इसमें 5 है, या इसको 60 में भी हम लोग लिख सकते हैं
इसको शॉर्ट में भी लिखेंगे कि नंबर ऑफ ए बराबर 5। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ए बराबर 5। यानी सेट ए में अवयव की संख्या कितनी है बच्चों? 5 है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर मान लीजिए ये कामा में छूट गया, या मान लीजिए कामा छूट गया, कामा छूट गया, तो अब मैं कहूं कि इसमें कुल कितने अवयव हैं, तो आप लोगों को इसमें अवयव की संख्या जो बतानी पड़ेगी कि यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया और यह 4 हो गया, क्योंकि कामा जो कामा है वही बताता है कि इसमें कितने अवयव हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट करें। अगली हेडिंग हम बताते हैं आप लोग को, मिटा देते हैं बच्चों। अब यहां पर हम लोग देखेंगे समुच्चय का निरूपण, है ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यह हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे। देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, बहुत ध्यान से इसको आप लोग पढ़ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, इसको कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट माने उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे इसका समुच्चय का। तो समुच्चय का निरूपण बच्चों 2 प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर एक जो होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं तालिका विधि, मैं दोनों में बताऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों बताते चलूंगा आप लोगों को। यह होगा तालिका विधि, तालिका विधि, तालिका विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग इसको, या हम लोग इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर मेथड भी हम लोग कहें, रोस्टर मेथड कहें या रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, विधि भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जब देखेंगे कि जो तालिका विधि है, जो रोस्टर फॉर्म मेथड है या रोस्टर फॉर्म है, यह विधि कब अपनाई जाती है और कैसे अपनाई जाती है। तो यही विधि ऐसा कहता है कि 2 अवयवों के बीच में, बच्चों ध्यान देना, यह जो तालिका विधि जो रोस्टर मेथड है, यह कहता है कि 2 अवयवों को बीच में कामा लगा करके, यानी बहुत से अवयव होंगे और उसको 2 अवयवों के बीच में कामा लगा करके और उसको कर्ली ब्रैकेट यानी मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे और किसी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से आप उसको प्रदर्शित कर देंगे। करेक्ट बच्चों? जैसे मैं यह कहता हूं, चलिए मैं यह लिखता हूं कि 1 से 10 तक मैं नेचुरल नंबर लिखता हूं, ठीक है बेटा। तो मैं 1 से 10 तक अगर नेचुरल नंबर का एक सेट बनाऊं तो यहां होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह हमने एक सेट बना दिया और यहां पर मैंने इसको लिख दिया ए लिख दिया। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि यह मैंने एक सेट लिया और सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 10 एलिमेंट हो गए और इसको हमने एक कैपिटल लेटर से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। तो जो समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से मैंने बताया, एक तो बताया मैं, पहला बताया इसमें कि पहला है तालिका विधि, यानी कि इसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, रोस्टर मेथड में क्या होता है कि अवयवों को लिखा जाता है, अवयवों को लिखना पड़ता है, जितने भी अवयव हैं उस अवयव को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अवयव को लिखना पड़ेगा, है ना। और अवयव को लिखने के बाद जैसे अवयव लिखेंगे उसके बीच में आप कॉमा लगाते चलेंगे।
और इसके बाद उसको अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल लेटर से हम प्रदर्शित कर देंगे। तो अगर इसमें हम देखें कि इस सेट में कुल कितने अवयव हैं, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि नंबर ऑफ ए अगर बात करूं, नंबर ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो कितने अवयव होंगे बच्चों? आप 10 होंगे, है कि नहीं? अब मामला यह है कि नंबर 2 जो आया समुच्चय निर्माण विधि, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इसको इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूं, बिल्डर मेथड। ठीक है बच्चों, यह बिल्डर मेथड है। यह बिल्डर मेथड क्या बताता है, यह ध्यान दीजिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी यह भी मैं आपको बताऊंगा, यह कैसे इसको लिखा जाता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग देखिए कि समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से हुआ, इसमें से एक तालिका विधि समझ में आ गई। नंबर 2 समुच्चय निर्माण विधि, यह विधि क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? इसमें क्या होता है बच्चों कि जब किसी सेट में अवयव की संख्या बहुत ज्यादा हो ना, तो इस विधि से लिखने में बड़ी सहायता होती है। नहीं है? अगर मैं कहूं कि इसमें आप लोग 1 से लेकर के 100 तक गिनती का एक समुच्चय बनाइए, तो आप लोग क्या करेंगे कि यहां से 1 से लेकर के 100 तक गिनती हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कोई ऐसा विधि रहे, ऐसा विधि अपनाएगा जिसमें वह 1 से 100 तक गिनती हमको न लिखना पड़े, और उसका जो अर्थ हो, उसका जो अर्थ हो बच्चों, नहीं समझे, उसका जो अर्थ हो वह उसमें प्रदर्शित कर दे, है कि नहीं? इसलिए यह सेट की मैं परिभाषा आप लोगों को नहीं बता पाया। सेट का परिभाषा ही यह होता है कि किसी वस्तुओं के समूह के संग्रह को, यानी कि जो संग्रह का मतलब होता है संग्रह, अर्थात कलेक्शन, जो कलेक्शन होता है बच्चों, जो संग्रह होता है वो सेट बना देते हैं, है कि नहीं? और वह उसका कोई न कोई परिभाषित होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे वस्तुओं का हम लोग एक सेट बनाएंगे और वही एक सेट की परिभाषा होती है, ठीक ना? किसी वस्तुओं के समूह या संग्रह को सेट करते हैं, मगर वह वेल डिफाइंड होना चाहिए, है कि नहीं? वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो परिभाषित होना चाहिए, उसका अर्थ कुछ सही निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो समुच्चय निर्माण विधि हम लोग शुरू कर रहे थे। समुच्चय निर्माण विधि में क्या लिखते हैं, जैसे मान लेता हूं कि मुझको यही, आपको इसी को हमको समुच्चय निर्माण विधि में हमको लिखना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे ए, और यहां पर मझोला कोष्ठक बनाएंगे, मझोला कोष्ठक बनाएंगे बच्चों, और यहां पर हम लोग लिखेंगे यक्स, यक्स लिखेंगे। अब वह यक्स क्या हो गया, वह यक्स जो एलिमेंट हुआ, अब उस यक्स एलिमेंट जो हुआ वह कैसा एलिमेंट होना चाहिए उसको परिभाषित करना है आपको। वह कैसा है, क्या चीज है वो, है कि नहीं? वह यक्स जो एलिमेंट है वह क्या चीज है उसको हमको बताना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यक्स सच दैट, जहां यक्स जो है, यक्स क्या है, यक्स जो है नेचुरल नंबर है, या हम लोग लिखे प्राकृतिक संख्या, यक्स प्राकृतिक संख्या है, यक्स जो है प्राकृतिक संख्या है। अब मामला यह देखो बेटा कि यक्स प्राकृतिक संख्या, तो यक्स तो बहुत सी प्राकृतिक संख्याएं होंगी ना, अनंत तक न होंगी बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं तो अनंत तक होंगी, मगर हमको कहां तक लिखना है, 1 से लेकर के केवल 10 तक लिखना है। इसलिए यहां पर हमने यक्स लिखा, और यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्याएं है, और एक कंडीशन हम लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे कि जहां यक्स का मान वह 10 हो या 10 से छोटा हो, है कि नहीं? उसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ए यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और यहां पर देन यक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं? तो या तो हम लोग ऐसे लिखें या हम इस तरह से लिखते हैं। करेक्ट बच्चों? तो आप लोगों को मुझको यकीन है
कि समुच्चय का जो निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, तो वह आप लोग को एक समुच्चय का जो निरूपण होता है दो विधि से होती है। एक है तालिका विधि यानी रोस्टर मेथड इसमें, और एक है समुच्चय निर्माण विधि जिसको बिल्डर मेथड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करें। अगली हेडिंग हम लोग देखा जा रहा है। मिटा देते हैं बच्चों। अब अगली हेडिंग चलेंगे, कुछ समुच्चय के हम लोग प्रकार देखेंगे। एकदम मैथमेटिक्स, मैथ जो है बेटा उसको बड़े धैर्य के साथ आप लोग पढ़िएगा, बहुत घबराइएगा मत आप लोग। तो मैथ ऐसी सरल विषय कोई विषय ही नहीं है, बस आप लोग ध्यान से उसको पढ़िए, मैं कहता हूँ। और अगर नहीं ध्यान से पढ़े, नहीं समझ में आया तो इससे कठिन कोई नहीं है कि नहीं। और हर सब्जेक्ट अपने अपनी जगह मायने रखती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे कि समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना, समुच्चय के प्रकार, है ना, या समुच्चयों के प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 मैं इसमें लिखूंगा, यहीं से आप लोग समुच्चय के प्रकार थोड़ा कुछ जानिएगा, है ना, और यहीं से हम शुरू करेंगे। तो समुच्चय के प्रकार में नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं रिक्त समुच्चय, एक होगा, पहला होगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्प्टी, या इसको नल भी कहते हैं, नल, NULL, नल, है ना, या इसको वाइड भी कहते हैं इसको, या VOIDE, वाइड, है ना, वाइड सेट। तो देखिएगा कंपटीशन में अलग अलग प्रकार से इसको पूछ देते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय का मतलब जैसे एम्प्टी हो, खाली हो, नल हो और वाइड हो, वो सब मतलब इसका एक ही है। तो यह एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? एम्प्टी सेट का मतलब यह हो गया वह समुच्चय जो है, ऐसा समुच्चय, देखिए एम्प्टी सेट का मतलब मैं आपको समझाता हूं, लिख सकते हैं मगर मैं बोल दे रहा हूं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक भी न हो। ठीक है बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक भी न हो, अर्थात खाली हो। ठीक है, अब आप लोग यहां देखिए, एक समुच्चय मैं बनाता हूं और यहां से मैं लिख देता हूं, यहां एक समुच्चय बनाया और यहां पर मैं खाली कर दिया, रिक्त कर दिया, है कि नहीं। तो इसमें यह जो होगा रिक्त समुच्चय हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, अब रिक्त समुच्चय आप लोग देखिए मैं जिसमें कोई भी अवयव इसके अंदर न हो। अब रिक्त समुच्चय को फाई जो ग्रीक अक्षर है उससे प्रदर्शित किया जाता है, या हम लोग यहां पर लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसलिए ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो रिक्त समुच्चय है इसको हम लोग या तो हम लोग फाई से भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों, या फाई के बराबर लिख सकते हैं। फाई को इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे बच्चों,
फाई जो होगा इस ब्रैकेट के बाहर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यह जो है रिक्त समुच्चय जो हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक भी ना हो, अर्थात वह खाली हो, ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को किस ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नंबर 2 इसको नोट करें बच्चों। मिटा देते हैं बच्चों। नंबर 2 लिखते हैं बेटा हम लोग। नंबर 2 जो होगा, नंबर 2 लिखता हूं मैं, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंगल सेट कहेंगे, है ना, सिंगल सेट। और इसके जो जो समुच्चय का नामकरण किया गया है एकल समुच्चय, इससे ही आप लोगों को अर्थ निकल जा रहा होगा। एकल समुच्चय का अर्थ इधर से ही निकल जा रहा होगा कि एकल का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसकी परिभाषा क्या देंगे कि ऐसा समुच्चय, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, फेयर पर लिख देंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, ऐसा समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूं कि या आपको मैं कहूं कि जैसे एकल समुच्चय का मतलब यह कि जहां ऐसा एक समुच्चय बनाइए जिसमें अवयव की संख्या एक हो। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड में सूर्य जो है उनकी संख्याओं का समुच्चय बनाएंगे तो आप लोगों को मालूम है कि उसका समुच्चय जो बनेगा केवल एक ही सूर्य की संख्या होती है, इसलिए उसको हम लोग लिखेंगे एकल समुच्चय। वर्तमान में भारतवर्ष के, वर्तमान में शब्द मैं दे रहा हूं, वर्तमान में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बेटा, तो इस समय क्या कर सकते हैं कि वह एक ही सिंगल है ना। ये सब कितने एग्जाम्पल आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग ये सब जो होंगे ये सिंगल सेट के एग्जाम्पल होंगे। जैसे आप लोग ये समझिए, अब इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मैं लिखता हूं कि ए मैंने लिख दिया और यहां पर केवल मैंने लिख दिया, यहां पर कोई अक्षर मैंने लिख दिया, बी लिख दिया, है कि नहीं? तो बी जो एक अक्षर मिला और यह जो हो गया, इसमें अवयव की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। ठीक है बेटा, तो इसलिए या इसको हम लोग सिंगल सेट कहेंगे या इसको हम लोग एकल समुच्चय कहेंगे। एक चीज ध्यान देना, अभी इसके पहले आप लोग पढ़े थे रिक्त समुच्चय। अगर मैं यहां पर एक सेट बनाऊं और इसके अंदर मैं फाइव लिख दूं बेटा, है कि नहीं, तो यह भी एक सिंगल सेट ही होगा। यह भी जो होगा सिंगल सेट ही होगा। अब आप लोग समझिएगा कि फाइव तो रिक्त समुच्चय था, है कि नहीं, तो वो फाइव जो हो गया एक प्रकार का ग्रीक अक्षर हो गया जिसको हम लोग संकेत में इसका प्रयोग लेते हैं। तो यह जो फाइव जो होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा हेक्सा डेटा ये सब होता है ना, तो इन सबों की में से यह जो फाइव एक अक्षर हो गया और उसको जो सिंबल में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो यह एक सेट हो गया जिसके अंदर एक एलिमेंट हो गया और वह एलिमेंट कौन सा है बच्चों? फाइव है। ठीक है बच्चों, तो यह सब सिंगल सेट की परिभाषा हो गई और सिंगल सेट आपको समझ में आ गया। नंबर 2 इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नंबर 2 के बाद नंबर 3 मैं लिखता हूं परिमित समुच्चय। नंबर 3 लिखूंगा
परिमित समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फाइनाइट सेट, है ना बेटा? दोनों में देखते चलिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते चलिएगा हम लोग, है कि नहीं? दोनों में देखेंगे तो आपको आगे चल के फायदा होगा इसका। तो हिंदी में समझना भी पड़ेगा आप लोग को, इसलिए मैं दोनों आपको देता चलूंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखते रहिएगा। परिमित समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सके। समझ में आ गया बच्चों? क्या परिभाषा बनी कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिन सके, यानी गिना जा सके। अब इसमें हम लोग जैसे मान लेता हूं, ऐसे बहुत से समुच्चय आप बना सकते हैं, है कि नहीं? जैसे एक मैंने बना दिया, यहां से लिख दिया कि 1 2 3 या सम संख्या का मैं लिख देता हूं, जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे मैंने लिख दिया। तो इसमें ऐसे बहुत से समुच्चय बन सकते हैं बच्चों, जिसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकें। बस इसके एक एक शब्द को जो दिए हैं उनका केवल अर्थ आप लोग जानिए। परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, यानी जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन सकें, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन सकें। अब नंबर 4 आप लोग खुद बना सकते हैं, अपरिमित समुच्चय, है ना? अब उसको जरा सा देखिए, नंबर 4 चलेंगे बच्चों, अपरिमित समुच्चय, जिसको हम लोग इनफाइनाइट सेट हम लोग कहेंगे, है ना? तो इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन न सकें। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना न जा सके। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से बहुत से बन सकता है। जैसे आपको जितने नेचुरल नंबर है उसका समुच्चय बनाओ बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि जितने नेचुरल नंबर है उसका एक समुच्चय बनाओ, तो उसका नेचुरल नंबर का समुच्चय नहीं बन पाएगा। तो इसको, मगर इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसको समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मैं कह दूं कि यहाँ से अपरिमित समुच्चय, बहुत से समुच्चय बनेंगे, उसको हम लोग लिख नहीं सकते, है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए, है ना? और यहाँ लिख दिया सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहां n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या हो गया? नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। भाई एक सेट बनाइए जिसमें नेचुरल नंबर आ गए, तो इस तरह से जो सेट बनेगा वो तो बहुत से सेट बन जाएंगे ना, उसमें संख्या ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो इस तरह से अपरिमित समुच्चय का भी अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। तो परिमित भी समझ में आ गया, अपरिमित भी समझ में आ गया। ठीक है बच्चों? अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लें। नंबर 4 तक हो गया। नंबर 5 हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों। कुछ समुच्चय है, पूरा तो नहीं हम आज बता पाएंगे, मगर कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सेट की जो टाइप्स हैं आपको बतावें, है ना? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे बच्चों। नंबर 4 हो गया था। नंबर 5 कौन कौन हो गया था? रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, यही हुआ था। यानी एम्प्टी, सिंगल, फाइनाइट और इनफाइनाइट, 4 बता दिया। 5वां मैं बताने जा रहा हूं। 5वां मैं लिख रहा हूं समान समुच्चय। जैसे मैं कह दूं समान समुच्चय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इक्वल सेट, है ना? इक्वल सेट।
लिख दे रहा हूं, इक्वल सेट है ना, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय का क्या मतलब हुआ कि दो हमको सेट लिखना पड़ेगा, है ना, दो सेट लिखना पड़ेगा। और दो सेट में मैं लिख देता हूं कि ए है ना, ए मैं मान लीजिए लिख दिया, मैंने यहां से लिख दिया कि ए बी सी, या मैं ऐसे लिखूं ए ई आई ओ यू, जो स्वर है ना, जो स्वर है, जो वावेल है, यानी इंग्लिश में जो 26 अक्षर हैं उसमें जो स्वर है ए ई आई ओ यू, इनका एक मैंने सेट बना दिया है, ठीक है। और बी जो है एक और मैं सेट बना रहा हूं, वही के बी लिख रहा हूं। तो बस अंतर क्या कि इसमें एलिमेंट को इधर उधर कर दे रहा हूं। जैसे मान लेता हूं कि ओ लिख दिया, यू लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर ए लिख दिया, है ना। तो यह ए और बी जो है इक्वल सेट कहलाएंगे। कब कहलाएंगे कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि यदि समुच्चय ए का, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव है ना, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक का मतलब सभी अवयव, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, समुच्चय बी में उपस्थित हो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो, समुच्चय ए में उपस्थित हूं तो वे दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। तो वे दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी। अब उसमें देखिए समुच्चय में क्या होता है कि अगर किसी, अब यहां से आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को मैं इधर उधर कर दूं तब भी समुच्चय वही रहेगा। अर्थात मतलब अगर ए को मैं इस तरह से लिखूं और इसको थोड़ा या एलिमेंट को मैं इधर उधर लिख दूं और उसको किसी दूसरे समुच्चय से मैं प्रदर्शित कर दूं तो इसका मतलब वो समुच्चय बदला नहीं, वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो यह नंबर 5 हो गया। अब इसके बाद नंबर 6 हम बताएंगे स्वतुल्य समुच्चय। स्वतुल्य समुच्चय या इसको इक्विवेलेंट सेट करेंगे इसको, है ना। तो यह नंबर 6 जो होगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद बता, ठीक।